आर्टिकल 32 कर रहे हैं ना? हैं? 31 नहीं करना है? हाँ। हाँ। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज। ठीक है। तो इस आर्टिकल को अंबेडकर क्या बोलते हैं? हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज मतलब? हम्म। फिर? हाँ, रेमेडी मतलब अभी तक हमने देखे कि हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हैं अलग अलग, है ना? 12 से लेके 30 तक हमने देखा अलग अलग फंडामेंटल राइट्स हमें मिले। अब अगर फंडामेंटल राइट कोई वायलेट हो रहा है तो उसके लिए इलाज क्या है उसका? तो ये आर्टिकल इलाज है, ये रेमेडी है कि कोई फंडामेंटल राइट अगर वायलेट हो रहा है किसी का तो वो क्या करेगा। ठीक है। तो इस आर्टिकल में क्या मेंशन्ड है कि कोई भी इंसान जिसका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है वो डायरेक्टली कहाँ जा सकता है? कोर्ट जा सकता है। ठीक है। कौन से कोर्ट जा सकता है? हाई कोर्ट भी जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। नहीं, इंडिया में तो नहीं है। कंज्यूमर कोर्ट अलग से कोर्ट है एक। ठीक है। वो जो कंज्यूमर्स के मसलों को देखता है, पर वो सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोर्ट नहीं है। हैं? नहीं, ऐसा नहीं, क्वेश्चन दिखाओ मेरे को फिर ही बता सकता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आर्टिकल 32 जो है वो क्या है? इट इज अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किसने बोला ये? सुप्रीम कोर्ट ने। दिखाना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन इंडिया? तो सुप्रीम कोर्ट ही है इसका आंसर। नहीं नहीं, गलत है वो आंसर। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमारे देश में हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील कौन सा है। हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील मतलब, अपील का क्या मतलब होता है कि एक कोर्ट जब नई डिसीजन आपको सही लग रहा है तो आप दूसरे कोर्ट में अपील करते हो। ठीक है। तो एपीलेट जुरिस्डिक्शन सबसे ज्यादा सुप्रीम कोर्ट के पास है। जब सारे कोर्ट्स आपके बात नहीं सुनेंगे तो एंड में आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे। तो हाईएस्ट कोर्ट अपील का आपके पास सुप्रीम कोर्ट ही है, कंज्यूमर कोर्ट नहीं। कंज्यूमर कोर्ट तो लोअर कोर्ट्स होते हैं, हाई कोर्ट से भी नीचे। ठीक है। अब यहां पे क्या है? राइट टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है। तो अगर किसी के फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो वो डायरेक्टली या तो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है या फिर हाई कोर्ट जा सकता है। ठीक है। और दोनों सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में जब किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट इज एम्पावर्ड टू इशू रिट्स। क्या इशू करेगा? रिट्स इशू कर सकता है उस फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट। ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट भी रिट इशू कर सकता है, हाई कोर्ट भी रिट इशू कर सकता है। ठीक है।
तो यहाँ पे क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि देखो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन जो है, दो टाइप की जुरिस्डिक्शंस की बात करेंगे, एक तो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन और दूसरी रिट जुरिस्डिक्शन। ठीक है, तो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन मतलब कि एक कोर्ट का डिसीजन कहां तक माना जाएगा, उसकी टेरिटरी क्या है। ठीक है, तो बताओ टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन किसकी ज्यादा होगी, सुप्रीम कोर्ट की कि हाई कोर्ट की? सुप्रीम कोर्ट की ज्यादा होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन पूरे देश में लागू होगा और हाई कोर्ट का डिसीजन उसी स्टेट में लागू होगा जहां पे वो हाई कोर्ट डिसीजन देगा। ठीक है, तो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन किसकी ज्यादा है? सुप्रीम कोर्ट की ज्यादा है देन हाई कोर्ट। ये साइन मैंने बनाया मोर देन के लिए। और रिट जुरिस्डिक्शन, देखो जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट रिट इश्यू करता है अंडर आर्टिकल 32, और हाई कोर्ट रिट इश्यू करता है अंडर आर्टिकल 226। ठीक है, दोनों के अलग अलग आर्टिकल्स हैं। अब हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि वो फंडामेंटल राइट्स के अलावा और भी अगर कोई आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट या फिर लीगल राइट आपका वायलेट हो रहा है, तो उस केस में भी वो रिट इश्यू कर सकता है। कौन? हाई कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के केस में ही रिट इशू कर सकता है, और हाई कोर्ट चाहे फंडामेंटल राइट वायलेट हुए या फिर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ठीक है, जैसे राइट टू वोट है आपका, ये फंडामेंटल राइट नहीं है, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ठीक है, तो अगर राइट टू वोट आपका कभी वायलेट हो रहा है, तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, पर हाई कोर्ट जा सकते हो, और हाई कोर्ट वहां पे भी रिट इशू कर सकता है। तो हाई कोर्ट के पास जो रिट इश्यू करने की पावर है वो ज्यादा है सुप्रीम कोर्ट से। ठीक है, तो हाई कोर्ट के पास रिट जुरिस्डिक्शन जो है वो ज्यादा है देन सुप्रीम कोर्ट। क्यों? क्योंकि जो हाई कोर्ट है, इट कैन इशू रिट्स इन अदर मैटर्स ऑल्सो। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स ओनली व्हेन फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट कब रिट इशू करेगा? जब फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ होगा। और हाई कोर्ट रिट कभी भी इशू कर सकता है, मतलब कभी भी इशू मतलब कोई और भी राइट आपका वायलेट हुआ है तब भी रिट इशू कर सकता है। ठीक है, इसलिए रिट जुरिस्डिक्शन किसकी बड़ी है? हाई कोर्ट की बड़ी है सुप्रीम कोर्ट से। ठीक है, इधर से ही एक और चीज आपको पता चल रही है कि ये जो हाई कोर्ट्स या फिर सुप्रीम कोर्ट्स हैं, ये क्या हैं? दे आर द सोल प्रोटेक्टर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं हमारे। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या है? सोल प्रोटेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ठीक है, समझ गए? अब देखेंगे कि कौन कौन से रिट्स हैं जो ये इशू कर सकते हैं कोर्ट्स। कितने टाइप की रिट्स हैं? हाँ, कितनी? 5। कौन कौन सी? पहली हैबियस कॉर्पस, दूसरी मैंडेमस, तीसरी प्रोहिबिशन,
चौथी सिरोश्री। इसकी स्पेलिंग देख लेना यार, यही है कि नहीं। ठीक है, और पांचवी ठीक है, वन बाय वन लिखना है, ये सारी नहीं लिख देना एक साथ, अभी इनमें से लिखना भी है और भी चीजें। तो सबसे पहली रीट कौन सी है? हेबियस कॉर्पस की रीट। क्या मतलब है इसका, हेबियस कॉर्पस का? पहले ही क्या दी बना दिया आपने इसको। हम्म। हम्म। वो हेबियस कॉर्पस है। अभी रिसेंटली, अभी कल ही शायद, कल परसों सदगुरु के अगेंस्ट हेबियस कॉर्पस की रिट इशू हुई है। सदगुरु को जानते हो? जग्गी वासुदेव। उनके अगेंस्ट तमिलनाडु कोर्ट ने की, कर्नाटका कोर्ट ने ये रिट इशू की है, हेबियस कॉर्पस की रिट। हैं? बिना सबूत के? हाँ, वो भी एक केस हो सकता है, पर हेबियस कॉर्पस सिर्फ वो नहीं है। जिसने, कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान को इलीगली डिटेन करके नहीं रख सकता है। ठीक है, और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि पब्लिक ऑफिशियल, सिर्फ पुलिस ही आपको इलीगली डिटेन करके, कोई भी इंसान आपको इलीगली डिटेन करके नहीं रख सकता, बिना लॉ के अपने पास नहीं रख सकता। ठीक है, इस रीट का मतलब भी होता है टू हैव द बॉडी ऑफ, मतलब जिस इंसान को आपने अपने पास इलीगली डिटेन करके रखा है, उसको हमारे पास लाओ। तो कोर्ट क्या बोलते हैं कि जो भी इंसान को आपने इलीगली डिटेन करके किया, आप साबित करो कि आपने उसको लीगली डिटेन करके रखा हुआ। नहीं कर पाओगे तो आपको उसको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, क्या प्रोटेक्ट कर रहा है ये? पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, और इट कैन बी इशूड अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट इशू की जा सकती है ये? पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट इंडिविजुअल्स। तो सबके अगेंस्ट ये इशू की जा सकती है रिट। ठीक है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट भी इशू की जा सकती है, और पब्लिक इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट भी इशू की जा सकती है। ठीक है, सदगुरु के केस में क्यों इशू की गई है? क्योंकि उनके पास दो लड़कियां रहती थी, मतलब बहुत सी लड़कियां वहां पे साध्वी बन के रहती हैं, पर दो लड़कियां हैं जिनके फादर ने ये कंप्लेन की है कि इनको जबरदस्ती इनका ब्रेन वॉश कर दिया है इन्होंने। ठीक है, और ये सन्यासी बन गई हैं। अब उनको जब कोर्ट में बुलाया, वो लड़कियां 18 साल से ऊपर हैं, तो उनको कोर्ट में बुलाया, उनने बोला कि हम अपनी मर्जी से वहां पे रह रही हैं। ठीक है, ये हमें परेशान कर रहा है हमारा फादर जो है, तो वो रिट कैंसिल हो गई। ठीक है ना, क्योंकि अगर तो वो बोलती वहां पे कि हमें, हाँ, हमें जबरदस्ती वहां पे रखा जा रहा है, हमें वहां से आने नहीं देते हैं ये, तो इसका मतलब हेबियस कॉर्पस की रेट फिर साबित हो जाती और उनको छोड़ना पड़ता, सजा भी हो सकती थी। बट उन्होंने बोला कि नहीं, हमें यहाँ पे हम अपनी मर्जी से। ठीक है, तो पर्सनल लिबर्टी आप किसी की नहीं छीन सकते, अपनी मर्जी से चाहे इंसान आपके पास रहे, जबरदस्ती आप उसको अपने पास नहीं रख सकते डिटेन करके। ठीक है। उसके बाद मैंडेमस। मैंडेमस का क्या मतलब है? वी कमांड। क्या मतलब है? अब ये कोर्ट्स कब इशू करते हैं? जब कोई पब्लिक ऑफिशियल या लोअर कोर्ट्स अपनी ड्यूटी सही से नहीं कर रहे हैं, जो उनको करनी थी। ठीक है, अगर कोई लोअर कोर्ट या फिर कोई भी पब्लिक ऑफिशियल, कोई भी गवर्नमेंट जॉब करता हुआ इंसान अपनी ड्यूटी सही से परफॉर्म नहीं कर रहा है, आपको लग रहा है कि इसको जो काम करना चाहिए था ये नहीं कर रहा है, उसके अगेंस्ट आप मैंडेमस की रिट इशू करवा सकते हो। हाँ हाँ, रिट्स तो आएंगी हाई कोर्ट से या फिर सुप्रीम कोर्ट से।
हाँ, तो अगर अगर उसकी ड्यूटी ना करने से आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, ठीक है, तो आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो। ठीक है ना। अब पुलिस अपना काम नहीं कर रही है आपको जस्टिस दिलवाने में, ठीक है, आपके घर पे कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि पुलिस नहीं ऐसे अपना काम सही से कर रही है, तो आप जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट और उनसे मैंडेमस की रिट इशू करवा सकते हो कि देखो ये काम नहीं कर रहे हैं सही तरीके से। ठीक है, इसमें लिखो दिस रिट इज इशूड, दिस रिट इज इशूड अगेंस्ट पब्लिक ऑफिशियल, अगेंस्ट पब्लिक ऑफिशियल और एन inferior court, or an inferior court asking them to, asking them to perform their official duties, asking them to perform their official duties, asking them to perform their official duties. However, full stop के बाद लिखो however, it cannot be issued against private individuals, it cannot be issued against private individuals, comma, president or and governor, president and governor and chief justice of high court, एंड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, इनके अगेंस्ट ये रिट इशू नहीं। तो आप किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट ये रिट इशू नहीं करवा सकते कि ये अपना काम नहीं कर रहा सही तरीके से। ठीक है। उस हाउएवर इट कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल्स, कॉमा, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर एंड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है। उसके बाद प्रोहिबिशन, हाई कोर्ट भी और सुप्रीम कोर्ट भी, दोनों के चीफ जस्टिस के अगेंस्ट ये रिट इशू नहीं हो सकती। प्रोहिबिशन का मतलब होता है टू फॉरबिड, टू फॉरबिड मतलब रोकना किसी को काम करने से। ठीक है। फॉरबिड का क्या मतलब है कि जो कोई वो काम कर रहा है उसको रोकना है कि ये काम मत करो। अब ये रिट भी हायर कोर्ट्स ऑर्डर करते हैं लोअर कोर्ट्स को, जब लोअर कोर्ट्स अपनी जूरिसडिक्शन से बाहर जाके काम करते हैं। ठीक है, हर कोर्ट की अपनी जूरिसडिक्शन है जिसमें रह के उसको काम करना है। ठीक है। अगर वो अपनी जूरिसडिक्शन को ज्यादा करेगा, ठीक है, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जो हैं वो डेथ सेंटेंस नहीं सुना सकते किसी को, 7 साल से ऊपर किसी को सजा भी नहीं सुना सकते, वो हाई कोर्ट ही सुना सकता है। तो अगर वो ऐसा करेंगे कभी कि अपनी जुरिस्डिक्शन को ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे, तो हायर कोर्ट से आप ये रिट इशू करवा सकते हो जहां पे उनके काम को रोक दिया जाएगा, उनको बोला जाएगा कि आप इस मैटर पे अब डिसीजन मत दो। ठीक है। लिखो इट इज इशूड बाय हायर कोर्ट्स टू लोअर कोर्ट्स, it is issued against higher courts to lower courts to prohibit, to prohibit lower courts from initiating, to prohibit lower courts from initiating or continuing proceedings, from initiating or continuing proceedings in any particular case, in any particular case. It is not available against, it is not available against administrative authorities, it is not available against administrative authorities, comma, legislative bodies, legislative bodies and private individuals. ठीक है। तो एक तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के अगेंस्ट नहीं रिट इशू हो सकती,
ठीक है, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में लोग हैं उनके अगेंस्ट नहीं। दूसरा, जो लोग कानून बना रहे हैं लेजिस्लेटिव बॉडी, चाहे वो स्टेट में हो सेंटर में, उनके अगेंस्ट भी नहीं हो सकती, और प्राइवेट इंडिविजुअल्स के भी अगेंस्ट नहीं कर सकते ये रिट इशू। ठीक है, तो ये बेसिकली लोअर कोर्ट्स के ही अगेंस्ट इशू की जाती है, हायर कोर्ट्स लोअर कोर्ट्स के अगेंस्ट इशू करते हैं ये रिट। ठीक है, उसके बाद सिरोशरी, सिरोशरी का मतलब है टू बी सर्टिफाइड। ठीक है, अब प्रोहिबिशन में क्या किया था, सिर्फ रोक लगाई थी कि आप ये प्रोसीडिंग्स पे काम मत करो, इस केस के ऊपर आप काम मत करो। सिरोशरी में एक स्टेप और लिया जाता है, इसी केस में एक स्टेप और फर्दर लिया जाता है कि उस केस को जिसमें वो काम नहीं कर सकते हैं, जिसमें उनकी जुरिस्डिक्शन नहीं है, वो केस हायर कोर्ट अपने पास ले लेता है। प्रोहिबिशन में क्या करता है, उसको रोकता है कि आप इस पे कोई डिसीजन मत सुनाओ। और सिरोशरी में जब सिरोशरी की रिट इशू होगी तो फिर क्या होगा, वो केस को वो ट्रांसफर कर लेगा हायर कोर्ट अपने पास, और फिर खुद उसको डिसीजन सुनाएगा उसका। ठीक है, समझ में आया? इसमें लिखो, इट इज इशूड बाय अ हायर कोर्ट टू अ लोअर कोर्ट। इट इज इशूड बाय हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट either to transfer a case either to transfer a case or quash the order of lower court or quash the order of लोअर कोर्ट। या तो उसके उस ऑर्डर को क्वैश कर दिया जाएगा, मतलब खत्म, उस ऑर्डर को कोई नहीं मानेगा, या फिर उस केस को ट्रांसफर कर लेगी हायर जुडिशरी अपने पास, और फिर खुद उसके उसका डिसीजन सुनाएगी। ठीक है, उसके बाद लिखो, इट इज इशूड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ jurisdiction or excess of jurisdiction। It is issued on the grounds of lack of jurisdiction or excess of jurisdiction। lack of jurisdiction or excess of jurisdiction। lack of jurisdiction or excess of jurisdiction। ठीक है, या तो उसकी jurisdiction कम है या फिर वो अपनी jurisdiction को ज्यादा करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, दोनों केसेस में ये रिट इशू की जाएगी। उसके बाद है लास्ट, क्यो वारंटो। क्यो वारंटो का क्या मतलब है, बाय व्हाट अथॉरिटी। ठीक है, तो ये रिट किसी भी पब्लिक ऑफिशियल के अगेंस्ट इशू की जाती है। और इस रिट में है क्या कि कोई भी पब्लिक ऑफिस कोई भी काम जब करता है तो किसी उसके पास कुछ लीगल सैंक्शन होता है वो काम करने का, अथॉरिटी होती है, कुछ लॉ है जिसके उसमें वो काम कर रहा है। अगर वो कोई ऐसा काम कर रहा है कि आपको लग रहा है कि ये काम इसके पास ये अथॉरिटी नहीं है काम करने की, फिर भी ये काम कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट आप ये क्यो वारंटो की रिट इशू करवा सकते हो कि भाई आप जो ये काम कर रहे हो, जो भी आपने ये डिसीजन लिया है हमारे लिए, ये आपने किस अथॉरिटी से लिया है। ठीक है, आपको कौन सा लॉ बोल रहा है कि आप ऐसा काम करो। समझे? तो कोई भी पब्लिक ऑफिशियल हो, ठीक है, आपको जैसे कोई हरास करता है कि भाई हाँ ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट ले आओ। ठीक है, कोई भी आपका काम होता है, जो गवर्नमेंट ऑफिस में कोई भी काम होता है, तो देखा जाता है कि लोगों की बहुत वहाँ पे रेड टेपिज्म प्रैक्टिस होता है कि बड़ी हरासमेंट लोगों की की जाती है। ठीक है, एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर, तो आप वहाँ पे उनसे पूछ सकते हो कि भाई आपके पास क्या अथॉरिटी है जो आप हमें ये ऐसे कर रहे हो, या कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स आपको लाने को बोल रहा है जो नहीं चाहिए, आपको पता है। ठीक है, तो आप उसके अगेंस्ट ये रिट भी इशू करवा सकते हो, क्यों वारंट। ठीक है, जैसे कुछ लॉज होते हैं जहाँ पे अरेस्ट का जो नियम है, वो अरेस्ट सिर्फ कर सकता है, सब इंस्पेक्टर से ऊपर के रैंक के लोग ही अरेस्ट कर सकते हैं। कहीं कहीं पे डीएसपी से ऊपर के रैंक के लोग ही अरेस्ट कर सकते हैं, कुछ लॉज ऐसे हैं। वहां पे अगर लोअर रैंक का बंदा आपको अरेस्ट करने आ रहा है, तो आप उससे पूछ सकते हो कि क्या अथॉरिटी है तेरे पास मेरे को अरेस्ट करने की। ठीक है, कोई भी पब्लिक ऑफिस हो, सिर्फ पुलिस नहीं, कुछ भी, जहां पे आपको लग रहा है कि ये अपनी अथॉरिटी से बाहर जाके हमसे जो है काम करवा रहा है।
तो आप उससे पूछ सकते हो ये चीज़, ठीक है, रिट इशू करवा के। देखो, इट इज इशूड बाय अ कोर्ट टू इंक्वायर इनटू द, it is issued by a court to inquire into the legality of claim, to inquire into the legality, legality, to inquire into the legality of claim of a person, of claim of a person to a public office, to a public office, ठीक है। प्राइवेट ऑफिस के अगेंस्ट नहीं मिलती आपको, सिर्फ पब्लिक ऑफिस के अगेंस्ट ही मिलती है, ठीक है। लिखो, कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट प्राइवेट ऑफिस, इट कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट प्राइवेट ऑफिस। समझ में आ गई? तो ये आपकी 5 रिट्स हैं, ठीक है। कौन कौन सी? हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सिरोशरी और क्यो वारंटो, ठीक है। इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, इनको बार बार रिवाइज करके याद हो जाएंगे आपको, ठीक है। पेपर में क्वेश्चन आता है कि कौन सी रिट जो है वो किसको, जो ये आपको मैंने वर्ड दिखाए, टू फॉरबिड, टू बी सर्टिफाइड, वी कमांड, इनके ऊपर क्वेश्चन आता है, मैच दी कॉलम ऐसे, या फिर किसके अगेंस्ट इशू कर सकते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, ठीक है। उसके बाद लिखो आर्टिकल 33, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स अब खत्म है, अब मार्शल लॉ और वो उसके एक दो राइट फंडामेंटल राइट्स बचे हैं। 31 में एक तो राइट टू प्रॉपर्टी था जो हटा दिया गया हुआ है, और 31 में और भी 31 बी और सी में भी कुछ आर्टिकल्स हैं, बट वो फंडामेंटल राइट्स नहीं है। वो ये बोलते हैं कि कोई भी फंडामेंटल राइट, अगर फंडामेंटल राइट, और अभी हम डीपीएसपी भी पढ़ेंगे, तो डीपीएसपी में आर्टिकल 39 बी और सी में कुछ डीपीएसपीज हैं, ठीक है, जो बड़े इंपॉर्टेंट डीपीएसपीज माने जाते हैं। तो उनको इंप्लीमेंट करने के लिए अगर फंडामेंटल राइट 14 जा भी रहा है तो उसको जाने देंगे हम, उसकी चिंता नहीं करेंगे, तो वो एक्सेप्शन है। 31 में एक्सेप्शंस बताई हुई हैं कि फंडामेंटल राइट्स कहाँ कहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। तो एक मेजर एक्सेप्शन ये है कि जहां पे भी डीपीएसपी 39 ए, 39 बी और सी लगेगा, ठीक है, जब हम देखेंगे वहां पे कि 39 बी और सी में क्या है, ठीक है, वेलफेयर के लिए वो कुछ डीपीएसपीज हैं, तो वहां पे जो भी, जहां पे भी डीपीएसपी लगाने की बात होगी 39 बी और सी, वहां पे राइट टू इक्वालिटी आपका जा सकता है, ठीक है। वो इज अ केस ऑफ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन वाला ही केस है वो, ठीक है। और दूसरा 31 में था राइट टू प्रॉपर्टी, जो अब हटा दिया हुआ है, ठीक है, इसीलिए 31 नहीं पढ़ रहे हम, ठीक है ना। और दो एक्सेप्शंस हैं, वो पूछता कोई नहीं है, बट अगर करनी होंगी तो वो भी करवा दूंगा मैं, उसमें कुछ नहीं है। 31 आर्टिकल में लिखा है एक्सेप्शंस टू द फंडामेंटल राइट्स, टू फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो जब भी 39 बी एंड सी जो है वो अप्लाई होगा, तो उस केस में आर्टिकल 14 अप्लाई नहीं होगा, ये इतना सा लिख लो, ठीक है। आर्टिकल 33 में क्या बात कर रहा है कि आर्टिकल 33 में बोल रहे हैं कि पार्लियामेंट के पास ये राइट है कि वो जो भी आर्म्ड फोर्सेस हैं उनके फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, ठीक है। पुलिस और आर्म्ड फोर्सेस के फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको पार्लियामेंट क्या कर सकती है? रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, कि आपको ये फंडामेंटल राइट्स मिलेंगे, ये नहीं मिलेंगे आर्म्ड फोर्सेस के केस में, ठीक है। देखो, अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल पार्लियामेंट, according to this article parliament is empowered to restrict and modify, to restrict and modify fundamental rights of armed forces and modify fundamental rights of armed forces ठीक है। जो आर्टिकल 19 में आपको फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं वो आर्म्ड फोर्सेस को नहीं मिलते हैं, ठीक है ना।
उसके बाद लिखो आर्टिकल 34। आर्टिकल 34 में मार्शल लॉ की बात की जाती है। ठीक है, और 34 में बोला जाता है कि पार्लियामेंट क्या कर सकती है, किसी भी फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट कर सकती है जब देश में क्या लगाया जाएगा, मार्शल, इमरजेंसी नहीं, मार्शल लॉ। मार्शल लॉ इमरजेंसी से अलग है। मार्शल लॉ मतलब मिलिट्री रूल। ठीक है, मार्शल देखो इमरजेंसी में क्या होता है, सेंटर पावरफुल हो जाता है। ठीक है, सेंटर के पास सारी पावर आ जाती है, और मार्शल लॉ में मिलिट्री के पास सारी पावर चली जाती है। तो दोनों अलग अलग है। ठीक है, लिखो दिस आर्टिकल एम्पावर्स पार्लियामेंट टू आइडेंटिफाई ए पर्सन। This article empowers Parliament to identify a person or restrict his fundamental right. To identify a person or restrict his fundamental right in case martial law is declared. Martial law is declared. Martial law is declared. ठीक है, मार्शल लॉ देश के किसी हिस्से में भी लगाया जा सकता है और पूरे देश में भी लगाया जा सकता है। ठीक है, जैसे नेशनल इमरजेंसी पूरे देश में लगती है, देश के ऐसा नहीं हो सकता कि किसी एक हिस्से में आप नेशनल इमरजेंसी लगा दो, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, बट मार्शल लॉ आपको लग रहा है कि ये एरिया डिस्टर्ब्ड है, यहाँ पे कुछ ज्यादा प्रॉब्लम है, तो वहां पे मार्शल लॉ लगा सकते हो आप। ठीक है, आप नहीं मतलब पार्लियामेंट। ठीक है, उसके बाद देखो आर्टिकल 35। ठीक है, मार्शल लॉ और इमरजेंसी में कोई डिफरेंस पूछेगा तो क्या डिफरेंस बताओगे। हाँ, वहां पे सेंटर पावरफुल हो जाती है, यहाँ पे मिलिट्री के पावर दे देता है, देती है पार्लियामेंट। ठीक है, और इमरजेंसी जो है, नेशनल इमरजेंसी पूरे देश में लगाई जाएगी, और मार्शल लॉ जो है वो उसी टेरिटरी में लगाया जाएगा जहाँ पे प्रॉब्लम होगी। ठीक है, पूरे देश में भी लगाया जा सकता है अगर पूरे देश में प्रॉब्लम होगी तो। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 35 में लिखो अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल, अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल the power to make any changes to the fundamental rights, the power to make any changes to the fundamental rights is with Parliament of India and not state legislature. Is with Parliament of India. तो फंडामेंटल राइट्स के साथ अगर कोई भी चेंज करना है तो कौन कर सकता है, वो पार्लियामेंट कर सकती है, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं कर सकती। इज विद पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड नॉट स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया कि पहले फंडामेंटल राइट था, अब फंडामेंटल राइट नहीं है, तो अब कौन सा राइट है वो, अब वो एक लीगल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। और अब कौन से आर्टिकल में मेंशन्ड है, कहीं साइड पे लिख लेना, राइट टू प्रॉपर्टी। अब आर्टिकल 300A में मेंशन्ड है। ठीक है, तो अब ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। फंडामेंटल राइट नहीं है बट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। समझ गए, ये आर्टिकल 300 है। ठीक है, तो कल आपका टेस्ट होगा यहां तक जहां तक आज हमने पढ़ा। ठीक है, अब आज के लिए इतना ही रखते हैं, डीपीएसपी हम मंडे से स्टार्ट करेंगे। फंडामेंटल राइट्स तक आप पढ़ के आओ अच्छे से। ठीक है, 40 क्वेश्चन होंगे, पेपर मैंने कर दिया आपका सेट। ठीक है, इसी टाइम पे टेस्ट होगा।
ठीक है।